नमस्कार, कैसे आप लोग। एसएससी जीडी 2026 की सभी जो 60 शिफ्ट है इनका मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है 28 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का पेपर। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और जितनी भी क्लासेस हो रही है ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। बाकी इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है चैनल पे एसएससी जीडी 2026 मैथ सॉल्यूशन के नाम से, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए जितने भी क्वेश्चन है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उसके अलावा अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल जिस तरीके से एसएससी आपको देती है सेम वैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है, चाहे वो सीएचएसएल के लिए हो चाहे सीजीएल के लिए हो। सीएचएसएल के लिए अलग 1000 और सीजीएल के लिए अलग 1000। उसके अलावा यहाँ पे फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट्स से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे और इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है इन्हें पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगाइए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो ये कितना है 41 और 23 65, 65 दूना कितना हुआ 130। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 6 4 10 और यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले हैं उनका यूनिट डिजिट आप देखो 6 4 10 और यहाँ पे 0, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा। 0 का मतलब 10 लिख लेते हैं। और जो निगेटिव वाले हैं उनका कितना है 6 और 2 कितना हुआ 8, यानी कि 10 में से 8 जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हमारा आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है आपका, यहां पे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12 8 96 हुआ, 8 आएगा यहाँ पे और 29 दूना कितना हुआ 58 आया। अब पॉजिटिव वाले का देखो 8 2 10 हुआ, 8 2 10 हुआ और 10 8 18 हुआ, यानी कि यूनिट डिजिट कितना है 8। और निगेटिव वाले का देखो यहाँ पे 8 ये और 14 में 8 जोड़ेंगे 14 8 22, यानी कि 2 आएगा। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले इंटीजर को जोड़ते हैं और इंटीजर जोड़ने पे ही आपका काम हो जाएगा। 9 7 16, 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 11 सही कुछ आएगा। तो 11 सही कुछ वाला ऑप्शन एक ही हमारे पास है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0.09 है, बाहर कितना आएगा 0.3 और नीचे कितना है 0.6। ऐसे यहाँ पे 0.4 है, 0.36 से बाहर कितना आएगा 0.6 आएगा। ऐसे ही 1.8 है, बाहर निकल के यहाँ पे कितना आएगा 0.6 आएगा। यहाँ पे भी 0.1 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 0.1 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 0.1 अंक के बाद है। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 6 18, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 1 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 324, 8 8 64, यहाँ पे कितना आएगा 110 प्लस 11, इसका अंडर रूट निकाल लो भाई। तो 324 में 110 जोड़ा तो कितना हुआ 424, 424 में 64 प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4 4 8 1 9, 6 2 8 और 1 9 4, यानी कि 499 और 499 आएगा, कितना आएगा ये 324 है भाई। 110 नहीं जोड़ेंगे इसमें क्योंकि 110 घटाना है। ये 324 होगा, 324 और 64 और 11 तो कितना हुआ 4 4 8 1 9, 6 2 8 और 1 9 और 3, तो 399 में से आपका 110 जाएगा तो कितना आएगा 289 और बाहर निकल के कितना आएगा, ये 17 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकल के कितना आएगा 17 आएगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 216 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। आपको मैंने बताया समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम वर्ग को इस तरीके से धक्का देते हैं तो क्या बनता है समचतुर्भुज। इसके जो ये वाले एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, जबकि वर्ग में 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो विकर्ण है वो एक दूसरे को
90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इसका जो एरिया होता है वो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 216 है। ये मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ग का एरिया जो सम चतुर्भुज है इसका एरिया कितना 216 और एक इसके बराबर होगा 1/2 d1 इंटू d2। तो एक विकर्ण 18 है, दूसरा हमने मान लिया d2 है। तो 2 से काटेंगे 2 नेम 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 चौक 36। तो यहाँ पे अब देखो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि ये वाला एंगल 90 बनेगा और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 और दूसरा विकर्ण कितना है 24, 24 का आधा कितना होगा 12। अब 12, 9 और 15 का ट्रिपलेट बनता है, इसका मतलब है समचतुर्भुज की भुजा 15 है। तो ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी और ये भी 15 होगी। तो परिमाप कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे जो एक विकर्ण है वो कितना है 24 दिया है, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा 384 की जो वैल्यू है वो 1/2 24 इंटू d2 के बराबर होगी। तो 12 से काटेंगे 12 से काटेंगे 12 3 36 और 12 3 36 हुआ और 12 दूनी 24, यानी कि जो दूसरा विकर्ण है वो 32 आ गया। अब देखो आपको पता है समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरीके से, तो इसका आधा कितना हुआ 12 और 32 का आधा कितना हुआ 16, 16 12 और 20 का ट्रिपलेट बनता है, इसका मतलब है समचतुर्भुज की भुजा 20 आ गए। तो इसका परिमाप कितना होगा 20 चक्कू 80, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। ए और बी का एलसीएम 20 है, सी और डी का जो एलसीएम है वो 30 है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा 20 और 30 का एलसीएम 60 ही, किसको नहीं पता। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो है वो 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इज द फैक्टर, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 90 को पूरी पूरी काटती है, तो 15 ही है जो 90 को पूरा पूरा काट देगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है, लाभ जो है वो 10% का होता है, तो लाभ कितना होगा भाई 480 पे 10% का लाभ यानी कि 48 रुपए का लाभ होगा और लाभ ही पूछ रहा है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि x का x% 225 है तो x का मान क्या होगा, x का x% यानी कि x/100 की जो वैल्यू है वो 225 है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 225 इंटू 100 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, 225 का बाहर निकल के 15 आएगा और इसका 10 आएगा, यानी कितना जाएगा आपका 150। अब ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोचोगे इसका 15 आएगा और नीचे जो 100 है उसका बाहर 10 आएगा, तो 15 दशामन कितना होता है 150 होता है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर उसकी हानि क्या होगी। एक्चुअल जो फायदा या नुकसान होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि विक्रय मूल्य पे होता है, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है भाई 1/4 होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फायदा जो हानि होती है वो विक्रय मूल्य पे होती है, यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू है वो एसपी को डिनोट करता है और ये वाली जो वैल्यू है वो लॉस को डिनोट करती है। यानी कोई चीज जब 4 की बेची तो 1 का नुकसान हुआ, यानी कि एक्चुअल में उसका सीपी कितना रहा होगा 5 रहा होगा, तो एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ 1 का नुकसान हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 5 दूना 10, यानी कि 20% का जो है एक्चुअल सीपी पे लॉस आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, आर को क्यू से 40% कम अंक मिले, यदि पी आर तथा क्यू के अंकों का योगफल 1410 है तो क्यू और आर के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पे 25, देखो तीन लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4 होती है, पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, इसका मतलब है क्यू को अगर 4 अंक मिले तो पी को इससे 1 अंक कम यानी कि 3 अंक मिले, यानी कि पी और क्यू के बीच का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। फिर क्या कह रहा है, आर को क्यू से 40% कम अंक मिले, 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 2/5, यानी कि क्यू से कह रहा है, कंपेयर क्यू से कर रहा है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू क्यू को डिनोट करेगी, यानी कि क्यू को अगर 5, क्यू की वैल्यू अगर 5 रेशियो है तो आर की जो वैल्यू है उससे 2 कम यानी कि 3 रेशियो है।
तो अब इसका कंप्लीट अगर रेशियो में इसे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे यानी कि Q और R के बीच का रेशियो 5 और 3 है और P और Q के बीच का जो रेशियो है वो 3 और 4 है। तो ओवरऑल P और Q और R के बीच का रेशियो कितना होगा? 4 है यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 तियां 15, 5 चौको 20 और 4 तियां 12। तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा? 15, 20, 35, 35, 12, 47। 47 की जो वैल्यू है वो 1410 के बराबर है। 47 तियां 141 यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 30 के बराबर। तो Q और R के बीच का अंतर कितना होगा? Q और R के बीच का अंतर 8 रेशियो है। तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 30 यानी कि 8 तियां 24, 240 आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है? ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है। ए, बी और सी तीनों मिलकर जो है वो काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 72। यानी कि ये 8, 18 चौक 72 और 24 तियां 72। जब तीनों लोग काम करते हैं तो 4 लड्डू बनते हैं, 2 लोग काम करते हैं तो 3 लड्डू बनते हैं। इसका मतलब सी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। 72 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? 72 दिन। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है? एक्स अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेले उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, जेड अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। एक्स, वाई तथा जेड को मिली कुल मजदूरी में से एक्स को 4800 रुपए मिलते हैं। वाई तथा जेड की कुल मजदूरी एवं एक्स तथा जेड की कुल मजदूरी के मध्य निरपेक्ष जो अंतर है वो कितना होगा? देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क में जो मजदूरी यानी कि जो पैसा मिलता है वो कैपेसिटी के रेशियो में मिलता है। तो कैपेसिटी का रेशियो पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड कैपेसिटी क्या होती है? एक दिन का जो काम है वो कैपेसिटी कहलाता है। तो अगर एक्स पूरा काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। ऐसे वाई पूरे काम को 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18। और जेड पूरे काम को 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36। तो अगर यहाँ पे एलसीएम 36 ले लें तो 12 तियां 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 36 एकम 36 होता है। यानी कि इनकी कैपेसिटी का जो अनुपात है वो कितना है? 3, 2, 1। इसका मतलब ये इसको एक दिन में 3 रुपए मिलते हैं, इसको 2 रुपए मिलते हैं और इसको 1 रुपए मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि x को 4800 मिलता है, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू 4800 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर हुई? 1600 के बराबर। सिंपल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? निकालना क्या है कि y और z की कुल मजदूरी। तो y और z की कुल मजदूरी कितनी है? 3 रेशियो है। उसके अलावा x और z की कुल मजदूरी कितनी है? 4 रेशियो। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो। और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1600। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां 25 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाई जो है वो क्रमशः 120 मीटर और 130 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और रेलगाड़ी के केस में क्या होता है? लंबाइयां हर कंडीशन में जुड़ती हैं। तो ओवरऑल कितनी दूरी कवर करेंगे? 120 प्लस 130। और चाल क्या होगी? एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घटा के निकालेंगे। कितनी आएगी? 50। और इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आया? 250 और नीचे भी 250 है तो 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना आया? 18 सेकेंड। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है? एक नाव की धारा की प्रतिकूल गति जो है तथा धारा के अनुकूल गति 15 और 25 है। यानी कि धारा की प्रतिकूल जो गति है वो 15 है और अनुकूल जो गति है वो 25 है। शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति के बीच का अंतर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। अगर हमें प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल पता है तो नाव की चाल कैसे निकालते हैं? इनको जोड़ के आधा करेंगे। 25 और 15 कितना होगा? 40। 40 का आधा कितना हुआ? 20। यानी कि नाव की चाल कितनी आ गई? 20। और धारा की चाल कैसे निकालेंगे? इन्हें घटा के आधा कर देंगे। तो 25 और 15 का डिफरेंस 10। 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो ये नाव की चाल है, धारा की चाल है, इनका अंतर कितना होगा? 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचा जाता है तो 50% का लाभ होता है यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य
1000 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। हमेशा याद रखो कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट की रेट ऑफ परसेंट दी हो और प्रॉफिट या लॉस की रेट ऑफ परसेंट दी हो तो वहां से रेशियो किसका निकाल सकते हैं, सीपी और एमआरपी का। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है भाई, 40% का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 50% का। तो यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं सीपी और एमआरपी का। डिस्काउंट किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, सीपी पे। तो सीपी कितना होगा, 40% का डिस्काउंट दे दिया तो सीपी कितना हुआ 60, और प्रॉफिट या लॉस एमआरपी पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 और 3 15, यानी कि रेशियो कितना आया 2 और 5 का। तो सीपी कितना है, 2 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 500, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 2500। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया तो पूरा डिस्काउंट मैंने एक ही क्लास में पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके आप डिस्काउंट वाला चैप्टर देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है, दी गई छूट का मान विक्रय मूल्य का 5/9 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो अगर 25% की हानि पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी कि 100 की कोई चीज है, उसको कितने का बेचा जाता है, 100 की कोई चीज है और उसको कितने का बेचा जाता है, 25% की हानि पर बेचा जाता है। 25% की हानि पर बेचने का मतलब 75 रुपए में बेचा जाता है। अब क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे छूट है, दी गई छूट जो है वो विक्रय मूल्य का 5/9 है। तो छूट कितनी हो जाएगी भाई, विक्रय मूल्य का 5/9 यानी कि 75 का 5/9, तो 3 से काट सकते हैं, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो 25 25 125/3, यानी कि ये टोटल छूट होगी। तो एमआरपी भाई कितना आएगा, एमआरपी अगर हम एसपी में डिस्काउंट ऐड करें तब एमआरपी आएगा। तो ओवरऑल एमआरपी की वैल्यू क्या होगी, 75 प्लस 125/3, तो 125 तिया 225, 225 में 125 आप जोड़ोगे और /3 यानी कि 350/3, ये आपका एमआरपी आएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा और सीपी के करस्पॉन्डिंग पूछा है। तो भाई सीपी कितना है, 100 है, तो 100 को किससे गुणा करें ताकि 350/3 आए, इससे गुणा करेंगे तो 350/3 आएगा, नहीं आएगा। इससे गुणा करें तो आ जाएगा, 7/6 से अगर गुणा करें तो ये 50 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 7×5 35/3, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, इसे 30% की छूट पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 520 रुपए है तो लाभ का मान कितना होगा। देखो 1000 की कोई चीज है, 30% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि इसे 70% में बेचा गया, तो 70% यानी कि 700 में बेचा गया, और जो क्रय मूल्य वो 520 है, तो कितने का फायदा हुआ भाई, इसका डिफरेंस कितना है 180 रुपए, और यही पूछ रहा है कितने का लाभ हुआ, तो 180 का लाभ हुआ। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपने एंजॉय किया होगा, इसे ज्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।